अगेन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस वजह से इस रिलेशनशिप में हैं। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता, अब मैं मिसाल देता हूँ, आपने डिसाइड किया कि आपने शादी करनी है, ठीक है, सामने वाला बहाने बना रहा है कि नहीं अम्मी नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, चाची नहीं मान रही, ताया नहीं मान रहे, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सारी एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, या वो शर्तें रख दे कि पहले फिज़िकल होंगे फिर शादी की तरफ जाएंगे, पहले तुम दहेज में ये वादा करो ये लाओगी तो शादी की तरफ जाएंगे, या लड़की कह दे कि मैं जहेज़ में कुछ नहीं लाऊंगी, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे अलग गाड़ी चाहिए और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, शर्तें रखने लग जाए और उन शर्तों का कोई जवाज़ ना हो, कोई वजह ना हो, और सामने वाला कहे कि हाँ सारी चीज़ें पूरी करूँगा लेकिन उसके बावजूद भी शर्तें रखता चला जाए, तो रेड फ्लैग ही है ना। पता तो बहुत आसानी से चल जाता है, लेकिन मसला ये है कि हम उस पता चलने को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है बस जैसा भी है कबूल है, क्योंकि हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है और हमारी टाइम की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, तो हम कहते हैं अब इतना टाइम और इतने इमोशंस बंदा दोबारा किसी और पे क्यों लगाए। रेड फ्लैग्स का तो बहुत पता चल जाता है, यानी अगेन आपने अगर शादी का आपका मामला है, माइंड है, तो पता चल जाएगा ये शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप अगर अटके रहें, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, कई केसेस आते हैं, सर शादी नहीं कर रहा, कुछ बताएं, पढ़ने के लिए बता दें, कुछ और बता दें, कोई नक्श दे दें, कोई और चीज़ दे दें कि शादी के लिए मान जाए। अब मुझे जाहिर है कि मैं कंपेटेबिलिटी चेक कर लेता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है हाँ भाई ये शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये साथ चलना चाहता है या साथ नहीं चलना चाहता। अगर तो साथ चलना चाहते हैं और रियल टाइम को इशू आ रहा है, तो रियल टाइम को इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो बंदा ही खुद इशू है तो फिर उस पर बहुत मेहनत करना पड़ती, क्योंकि आप उसकी आदतों को तो तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं, नेचर को नहीं बदल सकते, फितरत नहीं बदल सकते। तो लड़का और लड़की रेड फ्लैग, ये सारी रेड फ्लैग होते हैं, हम इंसान चलते फिरते रेड फ्लैग होते हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि मैं आपकी किताब में रेड फ्लैग हूँ, आप मेरी किताब में रेड फ्लैग हूँ, लेकिन डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस रिलेशनशिप में रहकर या किस नहज पे जाकर या किस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने को जज करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा ये कहा जाता है औरत की तरफ से होते हैं, तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता क्या है? वो तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन आप क्योंकि एक अपनी नीड को पीछे करके अगले की नीड को आगे करना, अच्छा ये कॉम्प्रोमाइज़ है, दिस इज़ व्हाट कॉम्प्रोमाइज़ कॉल्ड। लेकिन आप एज अ रिलेशन कोच हमें बताएं कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है और किस किस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और किन जगहों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हर वो जगह जहाँ पर आपने ताल्लुक निभाना है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे पड़ेगा। आप डी वैल्यू हो रहे हैं। डी वैल्यू, वैल्यू किसे कहते हैं, आप डिसाइड ये भी करना ना, वैल्यू की डेफिनेशन क्या आपके नज़दीक। देखें हर अगेन मैं बहुत शुरू में आकर मैंने ये बात की, डिसाइड ये करना ताल्लुक चलाना है, ताल्लुक चलाना है, तो फिर तो वैल्यू डी वैल्यू फलां तो कुछ नहीं रह गया, वो तो है। ताल्लुक चलाना है अगर, हाँ ताल्लुक की जो बुनियाद है, इसमें वैल्यू, इसमें इज़्ज़त, इसमें ख्याल, इसमें केयर, ये सब चीज़ें इसकी बुनियाद हैं। इज़्ज़त नफ्स मैं कहा करता हूँ कि बुनियाद है ताल्लुक की, अगर इज़्ज़त नफ्स नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इज़्ज़त नफ्स कहाँ पर आप लेकर रखते हैं, कहाँ पर उसको यानी रेट करते हैं ताल्लुक में, ये भी डिपेंड करता है। अब बाज़ दफ़ा मियाँ और बीवी के ताल्लुक में बीवी बदतमीज़ी किए जा रही है, किए जा रही है, शौहर बर्दाश्त कर रहा है, बच्चों की वजह से, मुआशरे की वजह से, अपनी वजह से, कि वो रह नहीं सकता उस बीवी के बगैर, रह नहीं सकता बच्चों के बगैर। अब दूसरी जानिब शौहर बदतमीज़ी कर रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी चीज़ें, सब अजियतें दे रहा है, तो एक लिमिट है, लिमिट हर इंसान की अलग है, ठीक है, उसके इंडिकेटर्स तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जो आपके ऊपर एप्लीकेबल चीज़ है वही इनके ऊपर भी हो, जो इनके ऊपर है वही इनके ऊपर भी हो और वही इनके ऊपर भी हो।